हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी क्लास है 20 पार्ट 2 रहेगा आपका समायोजन की संकल्पना एवं तरीके अध्यापक की भूमिका। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, आपको पता ही होगा। पार्ट 1 में हम इसके कुछ हेडिंग्स को जो है डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं उसके बारे में। और आज जो है इस पार्ट 2 में हम ये वाला जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करा देंगे। तो ये हमारा विषय है बाल विकास है, शिक्षा शास्त्र, CDP है, साइकोलॉजी है। और रीट एग्ज़ाम के लिए आपकी वीडियो है लेवल 1 के लिए है स्पेशल। जो रीट का एग्ज़ाम है 27 पे आपको, उसमें लेवल 1 के लिए है। वैसे तो ये जो टॉपिक है ये दोनों आपका लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में है, बट स्पेशली जो ये वीडियो बनाई जा रही है, जो क्लासेस हैं, ये लेवल 1 के लिए हैं। लेवल 1 सिलेबस के अकॉर्डिंग यही क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। आज इसको कंप्लीट करा देंगे, फिर कल आपका नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम बातें करेंगे, बताएंगे उसके बारे में। ओके, और आज ये टॉपिक फिनिश होने के बाद फिर MCQ भी करेंगे कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो आज जो हमारी हेडिंग रहेगी समायोजन की विशेषताएं। विधि के बारे में तो कल बता दिया था हमने, जो कल वाली क्लास थी, लेकिन आज क्या होंगी आपकी समायोजन की विशेषताएं। ओके, तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है निरंतरता। क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट? निरंतरता। समायोजन की विशेषता में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है निरंतरता। तो निरंतरता में क्या होता है कि समायोजन की जो प्रक्रिया है वो क्या है, निरंतर चलती रहती है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये इसकी विशेषता है कि जो समायोजन होता है वो क्या है, वो कंटिन्यू तुम्हारा चलता रहता है। ये भी एक इसकी विशेषता है। ओके, सेकंड पॉइंट आता है इसमें हमारा, सेकंड पॉइंट है आपका अधिकतर अचेतन प्रक्रिया, मतलब अधिकतर अचेतन प्रक्रिया। तो इसमें क्या है आपका, इसमें होता है समायोजन की जो प्रक्रिया है अधिकतर क्या होता है, अचेतन रूप में होती है। ठीक है, कई बार जब समायोजन जानबूझकर किया जाता है तो यह एक सचेत प्रक्रिया होती है कि हम कोई भी चीज़ क्या कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। लेकिन हम जीवन में कई परिस्थितियों और लोगों के प्रति संचेत रूप से समायोजन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये आता है आपका अधिकतर अचेतन प्रक्रिया के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा प्रेम और घृणा का मिश्रण। मतलब कि समायोजन में क्या होता है कि प्रेम और घृणा का जो है मिश्रण देखने को मिलता है, प्रेम भी और घृणा भी। समायोजन करते समय क्या होता है, जो लोग होते हैं, जो समूह होते हैं, अपनी पुरानी बातों को क्या करते हैं, याद करते हैं और एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा करते हैं। लेकिन वर्तमान में वे सहयोग चाहते हैं, इसलिए वे प्रेम भी प्रदर्शित करते हैं। तो समायोजन में क्या होता है, आपका प्रेम और घृणा दोनों चीज़ चलती रहती हैं, नफरत भी चलती रहती है और प्रेम भी चलता रहता है। तो एक तरह से यही है, समायोजन निरंतर चलती रहती है और इसमें प्रेम और घृणा दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट है आपका सार्वभौमिक। तो सार्वभौमिक में आता है कि जो ये प्रक्रिया होती है ये धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में देखी जा सकती है। तो सार्वभौमिक का मतलब है कि जो समायोजन है ये क्या है, ये एक तरह से सार्वभौमिक एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो हर जगह देखने को मिलता है। धार्मिक क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक में भी और सामाजिक क्षेत्र सभी में। ठीक, तो ये है सार्वभौमिकता। फिर आता है आपका नेक्स्ट हेडिंग आती है संघर्ष का परिणाम। तो समायोजन क्या है, वो संघर्ष का एक तरह से परिणाम है, रिजल्ट है। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो विरोधी पक्ष होता है अधिक समय तक नहीं लड़ सकता, उसे सुलह में और आवश्यकता अनुसार सहयोग करना ही पड़ता है। इसलिए समायोजन को सहयोग की ओर पहला कदम कहा गया है। संघर्ष का परिणाम यही है यहाँ पे
कि हम किसी से क्या है कंटिन्यू लड़ नहीं सकते, और हम लड़ भी रहे हैं मान लो, तो लड़ते लड़ते एक टाइम ऐसा आता है हमें आवश्यकता होती है सहयोग करने की, तो हम क्या करते हैं सुलह कर लेते हैं और एक दूसरे से सहयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुए आपको ये पॉइंट। संघर्ष का परिणाम सार्वभौमिकता, प्रेम, घृणा, निरंतरता, अधिकतर अचेतन प्रक्रिया। क्लियर हो गया ये सारा। नेक्स्ट है आपका इसमें समस्या समाधान। तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो अपनी समस्या का समाधान जो है वो स्वयं कर लेता है। कोई भी प्रॉब्लम जो होती है उसका क्या है वो समाधान स्वयं कर लेता है। ठीक है, तो ये होता है समस्या समाधान की प्रक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्थिरता। तो ये संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं। जो समायोजन होता है या फिर समायोजन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसमें क्या विशेषता होती है कि ये संवेगात्मक रूप से क्या होते हैं स्थिर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पारिस्थिति ज्ञान। तो इनको ये जो व्यक्ति होते हैं समायोजन वाले, तो ये व्यक्ति हमेशा पारिस्थिति का ज्ञान होता है कि जो भी पारिस्थिति होती है उसका क्या होता है इनको ज्ञान होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है उद्देश्य स्पष्ट। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? उद्देश्य स्पष्ट। तो ये जो व्यक्ति होते हैं इनकी विशेषता ये होती है समायोजन करने वाले व्यक्ति की कि ये क्या होते हैं पूर्णतः संतुलित रहते हैं। इनके स्पष्ट उद्देश्य होते हैं कि जो इनके उद्देश्य होते हैं वो कैसे होते हैं स्पष्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इसमें संतुष्ट उपलब्धि। क्या आता है? संतुष्ट उपलब्धि। तो इसमें क्या होता है ये अपनी उपलब्धि से संतुष्ट और सुखी रहने वाले होते हैं कि जो समायोजन वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी एक विशेषता ये भी होती है कि वो जो भी उपलब्धि है ये अपनी उपलब्धि से क्या रहते हैं खुश रहते हैं। ठीक है, हैप्पी रहते हैं ये। नेक्स्ट आता है इसमें योग्यता। तो ये व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करते हैं। जो समायोजन वाले व्यक्ति होते हैं ये अपनी योग्यता के अनुसार क्या करते हैं? योग्यता के अनुसार कार्य करते हैं। कोई भी काम करना होता है तो अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग ही करते हैं ये। ठीक, नेक्स्ट है आपका गलती। तो ऐसे व्यक्ति अपनी गलतियों का दोषारोपण जो है वो दूसरों पर नहीं करते। ऐसे नहीं करते कि हाँ भाई मैंने गलती करी है लेकिन उसका दोष दूसरे को दे रहे हैं, तो ऐसा ये नहीं करते जो समायोजन वाले व्यक्ति होते हैं। ओके, क्लियर हुआ। इसमें लास्ट पॉइंट रह जाता है आपका ध्यान। तो जो ये व्यक्ति होते हैं समायोजन वाले ये ऐसे व्यक्ति होते हैं कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखते हैं। ये ऐसा नहीं है मतलब ही नहीं होते कि अपने अपने बारे में ही नहीं सोचते। ये क्या करते हैं जितने भी समाज के लोग होते हैं जो इनसे जुड़े हुए होते हैं जिनसे ये मिलते हैं तो ये हर किसी का क्या करते हैं ध्यान करते हैं। तो ये इसकी क्या है विशेषताएं हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी समायोजन के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी समायोजन के प्रकार, जिसमें क्या है कि समायोजन को सामान्यतः दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो कौन कौन से हैं वो? पहला वर्गीकरण के अनुसार क्या होता है कि जो समायोजन होता है वो 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 आत्म समायोजन, नंबर 2 सामाजिक समायोजन, नंबर 3 लैंगिक समायोजन, नंबर डी व्यावसायिक समायोजन। क्लियर कि जो पहला वर्गीकरण है वो 4 टाइप का होता है, 4 प्रकार का होता है। ओके, अब आपका है दूसरा वर्गीकरण, क्योंकि समायोजन को 2 वर्गीकरण में बांटा गया है। तो दूसरे वर्गीकरण के अनुसार क्या ये भी 4 प्रकार के समायोजन होते हैं। दूसरा जो वर्गीकरण है इसमें भी जो समायोजन होते हैं उनके टाइप्स कितने होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है सुसमायोजन, सेकंड है कुसमायोजन, थर्ड है रचनात्मक समायोजन और डी है फोर्थ है आपका प्रतिस्थापित समायोजन। क्लियर? तो आपको पता लगा कि समायोजन
के वर्गीकरण कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है टाइप्स को? 2 में। पहला वर्गीकरण के अनुसार भी 4 हैं आपके, और सेकंड के अनुसार भी आपके 4 हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे फर्स्ट के लिए, कि पहले वर्गीकरण के अनुसार जो हमारा फर्स्ट है आत्म समायोजन, कि ये होता क्या है। तो जो आत्म समायोजन है, सबसे पहले तो इसका क्या है, इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि आत्म समायोजन का जो अर्थ है, जो नॉर्मली सामान्य अर्थ है, वो क्या होता है, अपने आप में समायोजन। क्या है? अपने आप में समायोजन। ठीक है, अपने आप में समायोजन, ये क्या है, आत्म समायोजन का अर्थ है। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो बच्चा होता है वो उसके सामने ऐसी समस्या आ जाती है जिसके कारण उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में विरोधी विचार क्या है, या उनकी जो विरोधी जो विचार हैं उनकी स्थिति क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, उसे समायोजन द्वारा दूर करना होता है। तो इस प्रकार के समायोजन को आत्म समायोजन कहते हैं। क्लियर हुआ कि आत्म समायोजन क्या है, कि कोई भी बच्चा है क्लास के अंदर या कहीं पे भी है, उसके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आने के कारण, जिसके कारण क्या होता है, उसके मस्तिष्क में, दिमाग में क्या है, अलग अलग तरह के विरोधी वाले विचार आ जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसको हम दूर कैसे करें? तो समायोजन के माध्यम से ही उसको दूर करना होता है, और इस प्रकार के समायोजन को ही हम क्या कहते हैं, आत्म समायोजन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है, इसमें सेकंड है आपका सामाजिक समायोजन। तो सामाजिक समायोजन जो है ये क्या होता है कि सामाजिक समायोजन में क्या होता है कि समायोजन का ये क्या है, एक महत्वपूर्ण एक टाइप्स है, प्रकार है। ठीक है, समायोजन का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, पार्ट है। तो सामाजिक समायोजन के अंतर्गत क्या होता है, व्यक्ति सामाजिक परिवेश में रहते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है वो कहाँ रहता है, सामाजिक परिवेश में तो रहता है। तो रहते हुए क्या होता है, अपने घर परिवार, उनके जो मित्र होते हैं, फ्रेंड होते हैं, संबंधी होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, उनसे क्या करता है, वो उचित तालमेल बनाए रखता है और समायोजित रहता है। ठीक है, तो सामाजिक समायोजन में यही है कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने कहाँ रहता है, सामाजिक कहाँ रहता है, सामाजिक परिवेश के अंदर रहता है, जैसे घर परिवार, मित्र, दोस्त, पड़ोसी, अड़ोसी। तो इन सब से क्या करता है, वो तालमेल बना के रखता है। ठीक है, उनसे क्या है, बना के रखता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, या बनाए रखकर क्या करता है, समायोजित रखता है। तो यही हमारा सामाजिक समायोजन के अंतर्गत आता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा लैंगिक समायोजन। लैंगिक समायोजन में क्या होता है कि लैंगिक समायोजन के अंतर्गत क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो यौन संबंधी की आवश्यकता की पूर्ति समाज द्वारा मान्य तरीकों से करता है। मतलब कि यौन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने पर व्यक्ति में कुसमायोजन या कुंठा का जन्म हो जाता है। लैंगिक समायोजन यही है कि अगर उनकी क्या है, आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही, तो उस व्यक्ति में क्या उत्पन्न हो जाता है, समायोजन का क्या हो जाता है, उनमें जन्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका व्यावसायिक समायोजन। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो अपने व्यावसायिक कार्य क्षेत्र में अपने सहकर्मियों के साथ उचित व्यवहार करता है और उचित व्यवहार करते हुए सम्मान प्राप्त करता है। व्यावसायिक समायोजन में यही है कि मान लो कोई व्यक्ति है, उसका कोई व्यावसायिक क्या है, उसका क्या है, कोई व्यावसायिक कार्य क्षेत्र है। ठीक है, अब वो कार्य क्षेत्र में अपने किसके, सहकर्मियों के साथ कैसा व्यवहार करता है, वो उचित या फिर अच्छा व्यवहार, मान लो अच्छा व्यवहार या उचित व्यवहार। ठीक है, उचित व्यवहार करता है
ओके, और उनसे क्या है, उनसे सम्मान प्राप्त करता है। क्या करता है? सम्मान उनसे क्या करता है? प्राप्त करता है। और अपने व्यवसाय से क्या रहता है? संतोष रहता है। अपने व्यवसाय से क्या रहता है? अपने व्यवसाय से संतोष रहता है। ठीक है, व्यावसायिक समायोजन के अंतर्गत यही आता है आपका। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंड, हमारा दूसरा वर्गीकरण। तो ये भी बताया था, ये भी 4 तरह के होते हैं। नंबर फर्स्ट, जिसमें हम फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, सुसमायोजन के बारे में। ओके, तो सुसमायोजन का जो अर्थ है वो है बालक द्वारा अपनी क्षमता, योग्यता और अपने पर्यावरण के मध्य समायोजन करने में सफल होना। ठीक है, इसका मीनिंग है, सुसमायोजन का जो अर्थ होता है वो होता है बालक द्वारा अपनी क्षमता, योग्यता और अपने पर्यावरण के मध्य समायोजन करने में सफल हो। समायोजन करने में सफल। ठीक है, कि सुसमायोजन का अर्थ क्या है कि बालक द्वारा अपनी क्षमता, योग्यता, पर्यावरण के मध्य समायोजन करने में क्या हो? सफल हो। तो ये है हमारा सुसमायोजन का अर्थ। ठीक है, तो इसमें यही होता है कि कोई भी बालक होता है वो क्या करता है, अपनी क्षमता, अपनी जो क्षमता होती है उसकी क्षमता, अपनी जो योग्यता होती है योग्यता, इच्छा या उद्देश्य को क्या करता है? निर्धारित करता है, या फिर योग्यता का आकलन कर उनके अनुसार क्या करता है? अपनी क्षमता और योग्यता का क्या करता है? आकलन करता है। और आकलन के अनुसार ही अपनी क्या करता है, जो उसकी इच्छाएं होती हैं उनको, या उद्देश्य होते हैं उनको क्या करता है? निर्धारित करता है। और इनकी पूर्ति में समय नहीं लगाता वो। ठीक है, कि उसको लगता है कि हाँ भाई, मुझे अपनी आवश्यकता या इच्छा या उद्देश्यों को क्या है? निर्धारित करना है, इसमें मुझे समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। और इसमें ये भी होता है सुसमायोजन में कि अगर उनको अपनी कोई भी आवश्यकता है या कोई भी इच्छा है उसकी पूर्ति करने के लिए अगर कोई भी क्या होती है? बाधा आती है, कोई भी अगर बाधा आती है तो वह सहजपूर्ण ढंग से क्या करता है? उसका सामना करता है। कोई भी बाधा आएगी तो उसका वो क्या करेगा? उसका सामना करता है वो, और इन्हें दूर करने में क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका सुसमायोजन। क्लियर? और गेट्स ने इसमें लिखा है, गेट्स ने कहा है सुसमायोजन के बारे में ही, गेट्स कहते हैं कि सुसमायोजित व्यक्ति वे हैं जिसकी जो आवश्यकता होती है या सामाजिक उत्तरदायित्व की स्वीकृति के साथ संगठित होता है। ओके, नेक्स्ट है इसमें आपका सेकंड है कुसमायोजन। तो कुसमायोजन क्या होता है? कुसमायोजन का जो अर्थ होता है, कुसमायोजन का अर्थ यही होता है कि कोई भी बालक होता है, कोई भी बालक है, ठीक है, बालक के द्वारा क्या होता है कि कोई भी उसकी आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, जो कोई बालक है उसकी क्या है? आवश्यकता है। ठीक है, कोई भी आवश्यकता है या कोई भी परिस्थिति है तो उसमें क्या है? वो असफल हो जाता है। कोई आवश्यकता है उसकी तो उसको संतुलन बनाने में क्या हो जाता है? वो असफल हो जाता है। ठीक है, अब तब वो असफल हो जाता है तो उसके अंदर क्या है? मानसिक तनाव जो है वो उत्पन्न होने लग जाता है। क्या है? मानसिक तनाव क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। तो जिसके कारण वो क्या करता है? अपने पारिवारिक समस्याओं से हटकर क्या करता है? अजीब तरीके के व्यवहार करने लग जाता है। लाइक जैसे
कि बालक अपनी स्वयं की योग्यता या फिर क्षमता से अधिक शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने की आकांक्षा करता है, लेकिन क्या होता है साथ ही उसकी पारिवारिक या सामाजिक शैक्षिक परिस्थितियों की उसकी आकांक्षा पूर्ति में सहमत नहीं होती, तो वे असफल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वे अपने समूह में अपना स्थान बनाने के लिए अन्य व्यवहार करते हैं, दादागिरी दिखाएंगे या फिर गुंडागर्दी दिखाएंगे। तो मनोवैज्ञानिक भाषा में वह व्यवहार जो है वो कुसमायोजन कहलाता है। एक तरह से यही है कि अगर कोई बच्चा है अगर उसकी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती, वो संतुष्ट नहीं होता, अपनी समस्या का सॉल्यूशन नहीं करता, तो वो अजीब तरीके के व्यवहार करता है, वही दादागिरी दिखाना, गुंडागर्दी करना। तो ये जो व्यवहार होता है ये कुसमायोजन व्यवहार कहलाता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका रचनात्मक समायोजन। तो रचनात्मक समायोजन में क्या होता है कि यदि कोई बालक अपने सामने प्रस्तुत कोई भी समस्या का समाधान रचनात्मक ढंग से करता है तो उसे क्या कहते हैं, रचनात्मक समायोजन कहते हैं। यदि बच्चे के सामने कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और वो उसका सॉल्यूशन रचनात्मक ढंग से कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका रचनात्मक समायोजन। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के प्रयत्नों में वृद्धि करना, समस्या पर विभिन्न दृष्टिकोण से विचार करना या फिर अन्य व्यक्ति से उचित सलाह लेना। तो ये क्या है, इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट और लास्ट इसमें हेडिंग है प्रकार में आपकी प्रतिस्थापित समायोजन। प्रतिस्थापित समायोजन में क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है कि यदि बालक के द्वारा किया जा रहा कोई भी प्रयत्न से क्या होता है लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही, तो वह प्रतिबंधित लक्ष्य का क्या कर देता है, प्रतिस्थापन करके स्वयं को समायोजित कर सकता है। ठीक है, प्रतिस्थापित समायोजन का यही मतलब है कि अगर बच्चा या कोई बालक किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा तो वो लक्ष्य का प्रतिस्थापन करके स्वयं को क्या कर लेता है, समायोजन कर लेता है खुद का। ओके, तो ये थे इसके टाइप्स। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी समायोजन में अध्यापक की भूमिका। क्या है, समायोजन में अध्यापक की भूमिका। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, यही है कि संतुलित बुद्धि और विकास पर ध्यान देना। तो समायोजन में अध्यापक की भूमिका यही है कि अध्यापक का ऐसा नहीं है कि वो अध्यापक का क्या होता है, अध्यापक की भूमिका ये है कि वो बालक के संतुलित बुद्धि और विकास पर ध्यान दे, मतलब कि उसके नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक सभी तरह के जो विकास हैं उन पर वो ध्यान देता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही विकास पर ध्यान दे रहा है, तो वो क्या करता है, सभी विकास पर ध्यान देता है। ठीक है, क्लियर। तो सेकंड पॉइंट आता है इसमें आपका अपनी ताकत और कमजोरी का ज्ञान। तो जो समायोजन है, ये तो समायोजन है, समायोजन का तो पता है। कुसमायोजन की स्थिति कब आती है कि तब व्यक्ति जो है अपनी किसी भी इच्छा को क्या है, पूर्ति उसकी नहीं कर पाता या समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो पाता उसका, तो वो कुसमायोजन बन जाता है, उसके अंतर्गत बच्चा आ जाता है। लेकिन अध्यापक की भूमिका यहाँ है कि वो उसको उसकी ताकत के बारे में बताए और उसकी कमजोरी का भी ज्ञान हो, कि अध्यापक को बच्चे की ताकत और कमजोरी दोनों का ज्ञान होना चाहिए और उसकी अहम भूमिका उसके अंतर्गत होनी चाहिए। अगर है तो वो बच्चे को सही रास्ता दिखाकर उसको समायोजन की तरफ ट्रांसफ़र या परिवर्तित कर सकता है, उसको कुसमायोजन नहीं करना पड़ता। तो नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट है आकांक्षा। नेक्स्ट आता है आपका आकांक्षा महत्वाकांक्षा का उचित स्तर तय करना, कि जो टीचर है उनको आकांक्षा महत्वाकांक्षा का उचित स्तर भी तय करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट में आता है तनाव झेलने संबंधी सहनशीलता विकसित करना। तो इसमें क्या होता है, तनाव झेलने व संबंधी,
तो इसमें यही है कि बच्चा कोई भी तनाव अगर उसको झेल रहा है तो उससे संबंधित सहनशीलता उसके अंदर क्या करनी है, विकसित करनी है। विकसित करने की भूमिका निभाते हैं कौन, अध्यापक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है समाज और संस्कृति की मांग को पटरी बैठाना। तो इसमें यही है कि जो बच्चा है कभी कभी समाज और संस्कृति की मांगों को पटरी नहीं बैठाता। तो इसमें टीचर का कर्तव्य है या भूमिका है कि वो बच्चे को समाज और संस्कृति के बारे में बताए, उनकी हेल्प करे, उनको समझाने में और बताने में कि समाज हमारे लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, संस्कृति हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, कैसे किस तरीके का कार्य होता है इसमें। तो क्या है, जो आपका अध्यापक है वो उनकी हेल्प करता है या करे। नेक्स्ट पॉइंट में आता है आपका स्वास्थ्य एवं उचित वातावरण प्रदान करना, कि अध्यापक की भूमिका है कि बच्चे को स्वस्थ और उचित वातावरण प्रदान किया जाए। कि अगर वातावरण आपका स्वस्थ है, उचित, अच्छा है, तो बच्चा उससे क्या है, बहुत जल्दी समायोजन कर लेता है और बहुत अच्छे से वो सीखता है, अपनी इच्छाएं जो उनको बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है, संतुष्टि प्राप्त कर लेता है। तो इसमें यही है, अगर बच्चे को अच्छा वातावरण जो है वो नहीं मिलेगा तो बच्चा जो है कुसमायोजन का शिकार हो जाएगा। तो उचित अच्छे समायोजन में तभी वो घुल मिल पाता है जब उसको उचित वातावरण और स्वच्छ वातावरण प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट और लास्ट है निर्देशन परामर्श की व्यवस्था करना। तो निर्देशन का मतलब यहाँ यही है कि जो बच्चे होते हैं उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बाधाएं आती हैं, तो टीचर का कर्तव्य है, टीचर की भूमिका है कि उनको निर्देशन देना, ठीक है, उनको परामर्श देने की व्यवस्था करना और बच्चे जो है उनका उचित मार्गदर्शन करना, ये सब क्या है, ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अध्यापक की क्या है, ये सभी भूमिका हैं, इतने सारे पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके। तो यहाँ हमारा समायोजन जो है कंप्लीट होता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो आपके इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक के पेशावर कौशल में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है। कि जो शिक्षक का पेशावर कौशल है इसमें कौन सा बिंदु होता है जो शामिल नहीं होता। तो फर्स्ट आता है आपका, फर्स्ट है कौशल का ज्ञान, सेकंड है निष्ठा, थर्ड है अच्छे से प्रयोग करना और फोर्थ आता है आपका सामाजिक मामलों का संतोषजनक ज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका निष्ठा। कि निष्ठा एक ऐसा बिंदु है जिसको शामिल नहीं किया जाता शिक्षा के पेशावर कौशल में। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो कौशल का ज्ञान होता है ये विशिष्ट विषय क्षेत्र या शिक्षण विधि जो होती हैं उनमें से क्या होता है, एक शिक्षक की समझ और क्षमता को क्या करता है, संदर्भित करता है, जो आवश्यक है एक तरह से पेशावर के लिए। ठीक है, और अच्छे से प्रयोग करना, तो ये भी है कि यह एक शिक्षक की नई शिक्षण रणनीति को लागू करने के लिए क्या है, ये भी एक तरह से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है इसमें सामाजिक मामलों का संतोषजनक, तो इसमें भी यही है कि एक शिक्षक की सामाजिक समस्याओं के समझ को क्या करता है, संदर्भित करता है, जो छात्रों को प्रभावित कर सके। ठीक है, इसलिए पेशावर के लिए ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी और ये भी। लेकिन जो निष्ठा होती है, जो आपकी निष्ठा होती है वो क्या है, उसको शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श शिक्षक को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। कि जो आदर्श शिक्षक होता है उनको निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षण विधि पर, पढ़ाए जा रहे विषय पर, छात्र और उनके व्यवहार पर, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आदर्श शिक्षक है, पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, छात्रों को सीखने में मदद करते हैं, एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शन होते हैं
उपयुक्त में से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक होते हैं। कि जो आदर्श शिक्षक होता है वो क्या है आपका? एक मित्र भी होता है, दार्शनिक भी होता है और मार्गदर्शक भी होते हैं। क्योंकि एक जो बच्चा होता है, अगर टीचर उसके साथ मित्रता का व्यवहार करता है तो वो उससे क्या है, बिना संदेह के क्या है, प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है। फिर है दार्शनिक का कि एक शिक्षक होने के नाते छात्र को प्रोत्साहित करना या फिर प्रेरित करना बहुत महत्वपूर्ण है। और एक शिक्षक एक दार्शनिक के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। जब वह बच्चे को जटिल अवधारणाओं को समझने के लिए नवीन तरीके क्या करता है, विकसित करता है। तो दार्शनिक में ये होता है। ठीक है। और आपका है मार्गदर्शक के शिक्षक को क्या चाहिए कि वे छात्रों को कक्षा के बाहर सीखने और उनकी कमजोरी को जानने के लिए क्या करें, मार्गदर्शन उनका करें। ठीक है। एक शिक्षक जो होता है वो एक मार्गदर्शक के रूप में क्या करता है, एक तरह से कार्य करता है। छात्रों को क्या करता है, वो निर्देश प्रदान करता है। क्या देता है? निर्देश प्रदान करता है। और उनकी गलतियां जो होती हैं, जो उनकी गलती होती हैं उसको सुधारने में उनकी क्या करता है, उनकी हेल्प भी करता है। ओके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थी को डांटोगे, अन्य विद्यार्थी की मदद से प्रश्न को सही करेंगे, उदाहरण देकर गलती बताएंगे या फिर गलत प्रश्न के कारण उत्तर पर प्रभाव समझाएंगे? तो क्या करेंगे कि अगर आप सपोज दैट अगर आप कोई विद्यार्थी हो, कक्षा में गलत प्रश्न पूछ रहे हो तो आप क्या करोगे? यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में ऐसा पूछता है और आप टीचर हो तो आप क्या करोगे? डांटोगे या फिर अन्य विद्यार्थी की मदद से प्रश्न को सही करोगे या गलती देकर बताओगे, उदाहरण देकर उनकी गलती बताओगे या गलत प्रश्न के कारण उत्तर प्रभाव पर समझाओगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका उदाहरण देकर क्या है, गलती उनको बताएंगे। ऐसे नहीं कि उनको डांट दिया, ये किस तरीके का प्रश्न पूछा है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं क्या? तो ऐसे नहीं करना, बच्चों को डांटना नहीं है, उनको उदाहरण एग्जाम्पल के थ्रू बताओ कि हाँ भाई ये गलत प्रश्न है, आपने गलत प्रश्न पूछा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से अविरोधी प्रक्रिया से गुजरते हैं। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी क्या है, शिक्षक के सामने अपनी गलती स्वीकार करना चाहता है, इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से डर रहा है। निम्नलिखित में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है? किसके द्वारा समझाया गया है? तो इसमें देखो, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पद्धति विरोधाभासी परिस्थिति, वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, या आपका पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा इसका पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। तो पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति में क्या होता है, इसमें क्या कि इसमें जो एक व्यक्ति होता है तब वो निर्णय करना चाहता है तो उसके सामने क्या आ जाते हैं, उसके सामने क्या होता है, उसके सामने दो विकल्प आ जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पद्धति वर्जन संघर्ष में क्या होता है कि यह एक प्रकार का क्या होता है, संघर्ष होता है जो तब तक होता रहता है जब तक एक स्थिति अच्छी और दूसरी क्या है, बुरी, दोनों पहलू होते हैं इसमें। तो वही चीज़ है, कोई व्यक्ति है अगर उसको निर्णय लेना है तो उसके पास दो विकल्प होते हैं, एक अच्छा होता है और एक बेकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक माँ अपने बच्चे को खेलने की अनुमति देती है लेकिन गृह कार्य पूरा होने के बाद। इसी तरीके से एक छात्र जो है शिक्षक के सामने अपनी गलती स्वीकार करना चाहता है लेकिन साथ ही उसे दंडित होने का भी डर रहता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, आपका पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति के अंतर्गत। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहता, उसे उसके साथ ही साथ परीक्षा में असफल भी नहीं होना चाहता, तो यह ऐसी परिस्थिति में किस संघर्ष का सामना कर रहा है? कि कोई व्यक्ति है, वो क्या है, पढ़ना भी नहीं चाहता, वो क्या है, पढ़ना भी नहीं चाहता और साथ ही परीक्षा में असफल भी नहीं होना चाहता कि मुझे फेल भी नहीं होना है। तो ऐसी परिस्थिति में संघर्ष का सामना कर रहा है, वह कौन से संघर्ष का सामना कर रहा है इसमें? तो उपांगम का, परिहार का, उपांगम परिहार का, या फिर बहु उपांगम परिहार का, किसका सामना कर रहा है? वो कर रहा है इसमें परिहार संघर्ष का सामना। परिहार में यही होता है आपका कि आपके सामने या बच्चे के सामने दो लक्ष्य होते हैं, लेकिन दोनों ही क्या होते हैं, जब व्यक्ति को दो नकारात्मक लक्ष्यों में से कोई एक चुनना होता है, और चुनने के लिए क्या है, मजबूर किया जाता है, क्योंकि दोनों लक्ष्य अवांछनीय होते हैं इसमें, लेकिन वह चुनने से बच नहीं सकता है इसमें, उसको कुछ ना कुछ करना ही है। तो बच्चों को अवांछनीय गृह कार्य या फिर घरेलू काम करने पड़ते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र चिंता, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, बीमारी का डर, या विपक्षीय भय और चिंता से मुक्ति। आपका करेक्ट आंसर होगा विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। के समायोजन जो बढ़ावा देती है वो क्या है, वो चिंता से मुक्ति की ओर बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुकूलन का अर्थ निम्नलिखित में से किससे संतुष्ट करने के लिए विभिन्न परिस्थितियों में स्वयं को समायोजित करना होता है? दूसरे को, प्रेरक को, लक्ष्य को, या फिर आवश्यकता को? किसको करना होता है? कि अनुकूलन का क्या मीनिंग है कि किसको संतुष्ट करने के लिए? अपनी आवश्यकता को। या आपने पढ़ा था कि अपनी आवश्यकता को क्या किया जाता है, संतुष्ट करने के लिए ही विभिन्न परिस्थिति में स्वयं का समायोजन करना होता है। ठीक है, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, कुसमायोजन के किस तत्व का संबंध विशेष रूप से निर्णय लेने से है? तनाव, कुंठा, चिंता, या फिर टकराव? किसका होता है इसमें आंसर? इसमें आंसर क्या है? कुसमायोजन के किस तत्व का संबंध विशेष रूप से निर्णय लेने से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका टकराव। क्या है करेक्ट आंसर इसका? टकराव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक समायोजन तंत्र अतीत, वर्तमान, प्रस्तावित, व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक रूप से, सामाजिक रूप से सोचना शामिल होता है। तो प्रतिकरण, परिमेयकरण, प्रतिगमन, या फिर दमन के अंदर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका परिमेयकरण। क्या होगा इसका आंसर करेक्ट? परिमेयकरण। इसमें फॉर एग्जाम्पल के लिए बता सकते हैं कि इसमें जो छात्र होता है वो परीक्षा में अगर अनुत्तीर्ण हो गया, अगर वो फेल हो गया, तो छात्र अपनी विफलता का कारण किसको बताता है? टीचर को बताता है। ठीक है, तो इसमें यही है कि एक समायोजन तंत्र में अपने अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक रूप से, सामाजिक रूप से सोचना शामिल होता है, जिसका आएगा परिमेयकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, आपकी कक्षा में एक छात्र कक्षा में साथियों को परेशान करता है, तुम क्या करोगे? उसे कक्षा से बाहर करोगे, सीट बदलोगे, चुप रहने के लिए कहोगे, या उसे बुलाकर कुछ अतिरिक्त काम सौंपोगे? तो क्या करोगे आप? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, उसको बुलाओगे और कुछ अतिरिक्त काम उसको सौंप दोगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको ये? तो यहाँ आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो भी करा दी, किस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, तो हमारा वैसे नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें
अधिगम की कठिनाइयाँ रहेगा नेक्स्ट टॉपिक। तो आप सभी इसको ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना और नोट्स बना लेना, नोट्स बना के रख लेना अपने, ठीक है। और जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।